हाय फ्रेंड्स, तो ये है तानसेन का थर्ड एंड लास्ट व्लॉग। और शाम हो गई थी तो कॉटेज वालों ने अपना एक से एक ऑथेंटिक डिश सर्व करना स्टार्ट किया। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे हर 15 मिनट में बारिश हो रही थी। ये वाइब आपको कहाँ मिलेगा गाइस? ये वाइब आपको तानसेन में मिलेगा। तो बहुत ही छोटा ट्रिप था, एक ही दिन का ट्रिप था हम लोग का, तो हम लोगों ने कुछ भी मिस करने का नहीं सोचा और बारिश का भी खूब मज़ा लिया। थोड़ी देर बाद कॉटेज की तरफ से हम लोग को बारबेक्यू भी अरेंज करके दिया गया और भी बहुत सारी डिशेज हम लोग को प्रोवाइड की गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही हम लोग का प्रोग्राम रुकने वाला था, क्योंकि हम लोग पूरा एंजॉयमेंट के मूड में आए थे। लगभग 12 बजे के करीब हम लोग ने डिनर भी कंप्लीट किया। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात बहुत बारिश हुई, अब जाके मौसम क्लियर हुआ है। अब चलते हैं आज के ब्रेकफास्ट के बुफे के तरफ। ओवरऑल जो भी आपने अभी तक देखा वो सारा चीज़ पैकेज में इंक्लूडेड है हमारे कॉटेज की तरफ से। तो सुबह सुबह हम लोग को मिला वाटरमेलन ब्रेकफास्ट में। उसके बाद रोटी था, मैंने रोटी भी लिया, जो कि ऑर्डिनरी रोटी तो नहीं थी। उसके बाद मुझे आलू ग्रेवी दिखी मटर के साथ, मैंने वो भी लिया। उसके बाद बॉइल्ड एग था, मफिन्स भी थे मीठे में, ब्रेड के साथ बटर और जैम भी था। मैं हर एक चीज़ लेता जा रहा हूँ जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, और मेरा प्लेट एकदम फुल हो गया था। उसके बाद मैंने चाय भी लिया। रिकॉर्डिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना मैं खा नहीं पाया जितना मैंने ले लिया। तो अब चलते हैं अपने टेबल की तरफ और एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट हुआ कंप्लीट और जैसे ही मैं वॉश बेसिन की तरफ आया मुझे कुछ दिखा यूनिक, बड़ा ही क्लासिक यहाँ का टैप था, तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग करने को सोचा। काफ़ी कूल है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया और उसके बाद हम लोग अब रेडी हो गए हैं। बैकपैक हो चुका है, टाइम है कॉटेज से चेकआउट लेने का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। हम लोग को अभी रानी महल भी एक्सप्लोर करना है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और रानी महल की तरफ चलते हैं। पहले हम यहाँ से चल के अपना पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं की है, और देखते हैं कितना हम पर पर्सन अमाउंट आता है हर चीज़ों का, और आपको भी शो करेंगे, बताएंगे क्या ये अवेलेबल है या नहीं। रात में बारिश देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन अब दिक्कत हो रही है बारिश से, क्योंकि पूरी रात और अब सुबह भी बारिश स्टार्ट ही है। और इसी बारिश में हम लोग को जाना भी है, क्योंकि हम लोग का टाइम ओवर हो चुका है और हम लोग को ऑलरेडी विज़िट करना है, एक्सप्लोर करना है रानी महल। तो अब हम लोग को बारिश में ही निकलना पड़ेगा। मुझे टोटल रिसिप्ट भी मिल चुका है और लगभग 2000 पर पर्सन अमाउंट आया है इंडियन रुपीज़ में पर पर्सन के लिए, जो भी इंक्लूडेड था, हर एक चीज़ें इंक्लूडेड थी इसमें। जब मैं कल आया था तो मैंने नेगोशिएट भी किया था रिसेप्शन पे, 2350 रुपीज़ इन्होंने बताया था, और मैं इनसे नेगोशिएट करके 2000 में आया। तो आप नेपाल में नेगोशिएट भी कर सकते हैं डेफिनेटली, जो कि मुझे काफ़ी सस्ता भी पड़ा। और मैं बता दूं आप लोग को कि इसमें दोपहर पहला तो स्टे मिलता है, उसके बाद दोपहर का लंच मिलता है, उसके बाद शाम के टाइम में आपको ये अपनी डिशेस ट्राई कराएंगे। उसके बाद और थोड़ा शाम होगा तो आपको साउंड सिस्टम और बारबेक्यू भी अरेंज करके देंगे, और रात का डिनर भी इंक्लूडेड रहता है।
उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में आपको 11 बजे तक चेकआउट करना होता है और ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ इंक्लूडेड होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अपने व्लॉग में शो किया हुआ है। तो 2000 पर पर्सन बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही ज़्यादा। नेपाल मैं इसीलिए बार बार आता हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ें वैल्यूबल होती हैं और मेरे बजट में होती हैं। बैचलर लाइफ में भाई बजट तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आप कभी भी आइए तो तानसेन में अगर एक छोटी सी राइड चाहिए तो शीतल फार्म ज़रूर रुकिए। तो हमने अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट दे चुका है और अब हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। बारिश भी रुकी हुई थी और जैसे ही हम लोग निकले तो बारिश ने भी हम लोग को गुड बाय कहना स्टार्ट कर दिया। बारिश स्टार्ट हो गई। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चेक करते हैं लोकेशन वगैरह कि किधर से हम लोग को जाना है। आई थिंक अभी तो हम लोग पहाड़ों पे, हम लोग को नीचे जाना है रानी महल के तरफ, क्योंकि रिवर साइड में ही रानी महल है। तो रिवर तो हम लोग को नीचे ही मिलेगा, जो कि हम लोग अभी तो पहाड़ पे हैं। तो फटाफट रूट देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और बारिश अब तेज़ हो रही है तो दिक्कत तो होने वाली है, तो इसका मतलब ऑफ रोडिंग करने को मिलेगा अच्छा खासा। तो जो भी हो, जब हम लोग बर्फ़ पे नहीं रुके तो ये तो फिर भी बारिश है, यहाँ क्या ही रुकेंगे। इन्जॉयमेंट फुल होने वाली है। आप लोग को थोड़ा कुछ कम दिखता होगा, लेकिन मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इन रियलिटी में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। भाई साहब, मेरा तो पूरा एक्सपेक्टेशन ही उल्टा हो गया। मैंने सोचा था ऑफ रोडिंग करने तो मिलेगा, यहाँ तो बीच रास्ते में ही लैंडस्लाइड मिल जा रहा है। और अभी देखिए जस्ट आपके सामने लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर थोड़ा सा भी टायर स्लिप किया तो क्या ही होगा पता नहीं। तो नेपाल है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि कुछ बाइक को ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हेल्प मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एज ए इंडियन। और रोड तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से कि थोड़ी देर पे बारिश भी हो रही थी और लैंडस्लाइड तो ऐसे हो रहे थे कि पूछिए मत। बहुत सारे लोग का मुझसे क्वेश्चन भी रहता है कि आप इतनी नॉर्मल बाइक, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक आप लेकर के पहाड़ों पे चले जाते हो, आपको दिक्कत नहीं होता। जनरली मैं उन लोग को बस इतना ही बताना चाहूँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने नेपाली लोगों को 200 सीसी, 250 सीसी, 400 सीसी, 390 ड्यूक ले करके चलते हुए देखा है। वो नॉर्मली वो लोग धीरे धीरे चलते हैं, डेफिनेटली वो लोग रूल फॉलो करते हैं, हम लोग की तरह नहीं चलाते हैं। लेकिन मैंने जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक, जैसे कि इसके पहले मैं मस्तांग कर चुका हूँ 125 ग्लैमर से, अभी मैं प्लेटिना कम्फर्टेक से तानसेन कर रहा हूँ छोटी सी राइड। तो मैंने काफ़ी इन्जॉयमेंट लिया है इन छोटी बाइकों से, और इन सबको कुदाने में या तेज़ चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है और ईज़िली ये भी चढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से भाई आपका मन होना चाहिए पहाड़ों पे आने का, और बाइक से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने कैमरा भी लिया हुआ है, पिछले बार मैं ऑलरेडी नेपाल ट्रिप पे था 2023 में, सॉरी 24 में। तो मेरे पास कैमरा नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था रिकॉर्ड करने में, फ़ोन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने बाइक छोड़ करके मैंने कैमरे पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि बाइक तो मैं कुछ भी लेकर के जा सकता हूँ। जब से मैंने ग्लैमर मस्तांग लेकर के गई हुई है, तब से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे आगे भी 125 सीसी बाइक लेनी है, क्योंकि इसमें खर्चे कम रहते हैं, माइलेज अच्छी रहती है और आप उससे कुछ भी कर सकते हो। तो बात करते करते देखते ही देखिए हम लोग आ गए हैं रानी महल। सामने रानी महल दिख भी रहा है। तो अब यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को नहीं पता चल रहा है, लेकिन राइड करने से पता चल रहा है कि लगभग मुझे 1 घंटे लग गए हैं यहाँ आने में, और बीच में मैं रुका भी हूँ लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से। तो थक भी गया हूँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम तो अच्छा दिख रहा है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो पहले यहाँ रुकेंगे, कुछ पानी वानी पियेंगे, फिर आपको विज़िट कराएंगे अंदर ले चल के रानी महल। चलिए चलते हैं, आपको रानी महल विज़िट कराते हैं। और देखिए कितना अच्छा बगल में रिवर बह रही है, गंडकी रिवर, और काफ़ी अच्छा मौसम है, बगल में पहाड़ है। गजबी का ये महल है, जो कि इसको डिफ़ाइन किया जाता है इंडियन ताजमहल से। जैसे कि इंडिया में ताजमहल है, वैसे ही नेपाल का ये ताजमहल है, जिसको रानी महल कहा जाता है। राजा ने रानी के लिए आई थिंक बनवाया था, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। सामने से कुछ ऐसा दिखता है रानी महल। अब हम लोग रानी महल में एंटर कर रहे थे, तो सबसे पहले पड़ती हैं सीढ़ियाँ
जो कि नॉर्मली तो नहीं दिख रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि हाँ एक किसी पहाड़ पे बनाया गया है। तो सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, हालत तो ख़राब हो रहे थे सीढ़ी चढ़ के, लेकिन ठीक है इतने ज़्यादा भी नहीं थी। और भाई साहब व्यू तो एक नंबर आ रहा था, धीरे धीरे धूप हो रही थी, बादल हट रहे थे, तो व्यू एक नंबर होते जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही हम लोग को काउंटर दिख जाता है जहाँ पे हम लोग 80 रुपीज़ पर पर्सन नेपाली देते हैं टिकट के लिए। उसके बाद हम लोग को मिलती है एंट्री लेते ही मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि अभी सीढ़ियाँ कम नहीं हैं, अभी थोड़ी और ऊपर जानी है और सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। तो अब मैं दोबारा चढ़ना स्टार्ट करता हूँ और आपको दिख रहा है सामने रानी महल। और एंट्री करते ही मुझे राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी दिखाई देता है। मैं तो इन्हें देखकर हमेशा ही खुश हो जाता हूँ और सुबह सुबह ये दर्शन दिए हैं तो एक बार इनका नाम भी ले लेते हैं। और कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग को दिख जाता है रानी महल, हम लोग के एकदम सामने। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इस महल के अंदर कुछ है भी या नहीं। एंट्री करते ही जस्ट सामने पहले ही मुझे सीढ़ी दिख जाती है जो कि पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई थी। सबसे ज़्यादा पूरे महल में मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम हुआ है तो लकड़ी का ही हुआ है। लकड़ी की सीढ़ी, लकड़ी का सारा ऊपर का टॉप जो भी है सब लकड़ी का ही है। तो अब चलते हैं राइट हैंड साइड में एक मुझे रूम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चलते हैं। रूम में एंट्री करते ही सबसे पहले सामने दिखता है राजा रानी का थ्रोन और ये सामने राजा जी का फोटो, उसके बगल में ही जस्ट रानी जी का एक फ़ोटो भी लगा हुआ है। रूम से बाहर निकलते ही मुझे बैक साइड में बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है, तो मैं महल के पीछे आ जाता हूँ व्यू देखने के लिए। तो यहाँ से व्यू तो बहुत ही सुंदर आ रही थी क्योंकि आगे सामने नदी मुड़ के आ रही थी इस महल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या देखने को मिलता है। ऊपर चढ़ते ही जस्ट सामने ही एक दरवाज़ा था, दरवाजे के उस पार महल की बालकनी थी जो कि एकदम महल के सामने का फ्रंट व्यू शो करता था। और फ्रंट व्यू तो मैं देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लेफ्ट हैंड साइड में रिवर काली गंडकी और राइट हैंड साइड में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ काफ़ी सुंदर और पीसफुल वाइब दे रहे थे। बैल्कनी के जस्ट बाजू वाले कमरे में महल का म्यूज़ियम था जिसमें कुछ पुरानी राजा रानी की चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि मूर्तियाँ, बर्तन और भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि क्लियरली नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि म्यूज़ियम में काम चल रहा था, काफ़ी अंधेरा था, कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। काफ़ी घंटों घूमने के बाद हम लोग अब इस महल से निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था और हम लोग को बॉर्डर भी क्रॉस करना था टाइम पे। अभी भी यहाँ से बॉर्डर लगभग 100 किलोमीटर तक तो था ही। रानी महल से निकल के हम लोगों ने थोड़ा सा एडवेंचर करने का सोचा क्योंकि हम लोग को वाटर क्रॉसिंग करके आगे जाने का मन था। आगे का सीन काफ़ी अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और वाटर क्रॉसिंग भी करेंगे इसी बहाने। वाटर क्रॉसिंग करते ही हम लोग आगे जाने लगे। रास्ते काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस थे, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड कर रही थी, लेकिन हम लोग को आगे जाना था क्योंकि आगे का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। और वाकई में आगे जाने पर व्यू बहुत ही अच्छा मिला हम लोग को। थोड़ा देर फ़ोटो शूट करा के वहाँ से भी हम लोग निकल गए वापस रानी महल के लिए। दोबारा हम लोग को रानी महल सामने दिख रहा था और एक बार और हम लोग को वाटर क्रॉसिंग करनी थी, तो एक बार और मैं रेडी हो जाता हूँ वाटर क्रॉस करने के लिए। इस बार मेरी बाइक का टायर एक बहुत बड़े पत्थर में फंस जाता है और मैं बाइक लेकर के नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मैं दोबारा उठता हूँ, पैंट वगैरह शूज़ वगैरह तो भीग जाते हैं, फिर बाइक स्टार्ट करता हूँ और दोबारा से ट्राई करता हूँ निकालने का। और दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट में मैं दोबारा इस बाइक को निकाल लेता हूँ। जाते वक्त तो थोड़ा इजी था क्योंकि पानी का बहाव उस साइड था, लेकिन आते वक्त में पानी भी अपोजिट साइड में हम लोग को जाना था पानी के बहाव से, तो बहुत ज़्यादा पावर लग रहा था और पत्थर भी बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद रानी महल से हम लोग निकलते हैं। आए थे तो धूप थी और अब शाम हो गई है।
और हम लोग को बॉर्डर भी पहुंचना है। आज हम लोग का ट्रिप ख़त्म हो रहा है और हम लोगों ने वापस अपने घर जाना है, तो दोबारा यहाँ से निकल लेते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे बॉर्डर। तो दोबारा जाते वक्त भी हम लोग को सेम रूट फॉलो करना था। तो आते वक्त तो डाउन साइड था, अब हम लोग को अप साइड जाना था। तो बाइक बहुत ज़्यादा पावर ले रही थी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था इस रोड को पार करना, जो कि हम लोगों ने अपना पूरा ट्राई किया और क्रॉस भी किया। नॉर्मली गाड़ी एक फर्स्ट गियर से ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा पावर मांग रही थी। एक तो लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा जम के हुआ था इस पूरे रोड पे कि हम लोग को चारों तरफ लैंडस्लाइड ही देखने को मिल रहा था, चाहे रोड पे हो या फिर सामने पहाड़ों पे लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड दिख रही थी। डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। बस यही हम लोग मना रहे थे कि बारिश ना हो, हम लोग सेफली घर पहुंच जाएं। एक ही दिन में यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया था कि अब बारिश से प्यार नहीं, बारिश से डर लग रहा था कि हम लोग बस अच्छे से पहुँच जाएँ। रास्ते में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कुछ ओल्ड टाइप के घर भी देखने को मिले, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा था, लेकिन सामने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। राइड करते करते हम लोग तानसेन से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे और बॉर्डर के और भी करीब आ गए थे। और नेपाल में हम लोग को राइड करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे हम लोग को लीन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग पूरा बाइक अपनी लीन कर करके पूरा एंजॉय करते हैं राइड को। सबसे ज़्यादा हम लोग को मज़ा आता है नेपाल में लीन करने का, जो कि नेपाल में स्पीडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते नहीं हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी भाई एंजॉय करने जा रहे हैं तो हम लोग को राइड में ही ज़्यादा मज़ा आता है और हम लोग राइड फुल्ली एंजॉय करते हैं पूरे नेपाल में। चाहे कहीं पर भी जाएँ, हम लोग अपने ही बिहेवियर से बाइक चलाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग किसी को रिस्क में डालते हैं, ना ही अपने पिलियन को, ना ही सामने किसी राइडर को या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को, लेकिन जस्ट हम लोग एंजॉय करते हैं अपने सेफ्टी से। अब हम लोग बॉर्डर से और भी ज़्यादा करीब हैं और पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं, जो कि हम लोग पहाड़ से नीचे आते जा रहे हैं, बड़े पहाड़ पीछे होते जा रहे हैं। और अब हम लोग को दिख गया था यहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज, झूला पुल। तो हमारे साथ एक फ्रेंड आया हुआ था, जो कि फ़र्स्ट टाइम उसका विज़िट था नेपाल में, तो हम लोग ने उसको पूरा घुमाया अच्छे से। तो उसको ले करके चलते हैं अब हैंगिंग ब्रिज पे, उसको ये भी एक बार विज़िट कराते हैं, दिखाते हैं भाई कि यहाँ का क्या सीन है। तो यहाँ से भी घूम फिर करके वापस हम लोग निकलेंगे अपने बॉर्डर की तरफ। अब हम लोग हैंगिंग ब्रिज से निकल चुके थे, तो अब चलते हैं वापस बॉर्डर की तरफ। और हम लोग के पीछे पहाड़ छूटता जा रहा है, देखिए जस्ट लास्ट पहाड़ है और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़ दिख रही है और हम लोग अब नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से कोई पहाड़ नहीं है, फ्लैट रोड है बॉर्डर तक। शाम ज़्यादा हो चुकी थी और हम लोग भी अपनी रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं बॉर्डर जल्दी पहुँचने के चक्कर में। और मेरा पार्टनर भी पूरा अपने फुल थ्रोटल से भगा रहा था और मैं भी अपने प्लेटिना को पूरे फुल थ्रोटल में भगा रहा था। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि प्लेटिना 90 से ऊपर जा ही नहीं रही थी पूरा एक्सीलेटर लेने के बाद भी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे लास्ट टाइम अपना नेपाल में। और अब हम लोग नेपाल के आखिरी गेट पे पहुंच गए थे, जो कि यहाँ से हाईवे एंड होता है और बॉर्डर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते हम लोग इंडियन नेपाल बॉर्डर पे आ जाते हैं। सामने नेपाल का बॉर्डर का गेट है और राइट हैंड साइड में भंसार ऑफिस है। तो हम लोग जा रहे हैं अपना परमिट कैंसिल कराने, जो कि भंसार है, यहाँ के नाम से जाना जाता है। तो अपना भंसार कैंसिल कराएंगे, उसके बाद यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। नेपाल गवर्नमेंट का एक नया रूल आ गया है कि आपको भंसार जाते वक्त एग्ज़िट भी करानी है। तो हम लोग एग्ज़िट करा लेते हैं और अब चलते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और चलते हैं अपनी इंडिया में। ये है नेपाल बॉर्डर का गेट, इसको क्रॉस करेंगे और सामने अपना इंडियन गेट दिख रहा है बॉर्डर का। तो अब चलते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और वहाँ चल के अपनी चेकिंग कराते हैं। हम लोग नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके अब इंडिया में एंटर कर रहे हैं। सामने है इंडियन गेट बॉर्डर का और हम लोग ने चेकिंग करा चुकी है। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। ऑलरेडी हम लोग इंडिया में एंटर कर चुके हैं। हम लोग अपने गांव सिसवा बाज़ार में एंटर कर चुके हैं और अब चलते हैं फ्यूल अप कराते हैं। मैंने पूरे नेपाल ट्रिप में फ्यूल अप नहीं कराया क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी फुल टैंक थी, तो आराम से मैं जा कर के चला आया हूँ। और अब पहुँच गए हैं हम लोग घर। अब चेक करते हैं मीटर, देखते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चली है हम लोग की। तो टोटल 29.9 किलोमीटर, 100 मीटर कम 300 किलोमीटर में अपनी गाड़ी चली है। तो चलते हैं अपने भाई से एक्सपीरियंस लेते हैं उसके ट्रिप का, जो कि फ़र्स्ट टाइम नेपाल ट्रिप था मेरे दोस्त का। तो भैया ट्रिप खत्म? बहुत ही क्रेजी था।
अब इधर आइए और अपना एक्सपीरियंस दीजिए, क्या फील हुआ है? बोल ही नहीं सकते भाई, बहुत बहुत ही अच्छा था। क्या एक्सपेक्टेशन था आपका? बहुत कम था लेकिन उससे ज्यादा हुआ। और हम लोग के बारे में क्या बताएंगे? प्रो प्लेयर्स। ओके देन, गुड नाइट। यहाँ पे ट्रिप और व्लॉग दोनों एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।